स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा शरीर पूरी तरह से हड्डियों का एक ढांचा हम कह सकते हैं, उसी पर टिका हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी हड्डियां वो मजबूत रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर अगर हम शुरुआत से ही अपने खान पान, अपने व्यायाम पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं, किसी तरह की कमी हो जाती है, तो कई बार देखने में आता है कि हड्डियों की बहुत सारी समस्याएं जल्द ही आने लगती हैं। क्या कारण है हड्डियों की समस्याओं की और कैसे हम उनका निदान कर सकते हैं, कैसे उपचार कर सकते हैं, ये तमाम जो बातें हैं आप सभी जानना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब हम आप तक पहुंचा सकें। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निर्मल कुमार को, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में CCL में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप तो हर दिन हर उम्र के मरीज़ों को देखते हैं, उनकी हड्डियों को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि बचपन में से लेकर अगर हम वृद्धावस्था की बात करें तो किस समय ज़्यादा ये समस्या नज़र आती है? जी, यूँ तो कहें तो जो मांसपेशी या हड्डियों या जोड़ों से संबंधित समस्या है, ये किसी भी उम्र में अमूमन हो सकता है जी। क्योंकि लेकिन अगर हम उम्रवार तरीके से देखें तो युवा अवस्था में प्रायः ये इंजरी रिलेटेड होता है, यानी चोट लगने की वजह से, इसमें स्पोर्ट्स इंजरीज आज के डेट में काफ़ी मायने रखते हैं। उसके अलावा हमारे चूँकि भाग दौड़ और ज़्यादा गतिशील हो गया हमारा जीवन, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और इस तरह की चोट की वजह समस्याएं युवा अवस्था में ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर गलत पोस्चर में युवा हमारे काम करते हैं, लेटते हैं या लंबे समय तक कोई और ऐसे कार्य में, आजकल तो कंप्यूटर और मोबाइल पर बहुत ज़्यादा देर तक युवा रहते हैं, तो उनको गर्दन और फिर रीढ़ की दर्द की समस्या होती है। और अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो उम्र के साथ जोड़ों में एक जो बदलाव आते हैं, उसमें आर्थराइटिस की समस्या काफ़ी कॉमन है, काफ़ी आम है। और उसके साथ जिसमें घुटने का मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा, हमारे आबादी में या जनसंख्या में घुटनों की आर्थराइटिस की समस्या काफ़ी बहुत ज़्यादा देखने में आती है जी। और उसके बाद फिर कुल्हे की जोड़ का भी आर्थराइटिस होता है, जिसमें जोड़ घिसने लगते हैं। साथ ही साथ कमर में बदलाव, जिसमें आपको हम स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी कहते हैं या स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें कमर में भी घिसने और उसकी वजह से दर्द होने की समस्या है। जी जी। मतलब कि धीरे धीरे अगर हम शारीरिक अपने अंदरूनी जो समस्या है उसकी बात करें तो उम्र के साथ साथ ये ज़्यादा देखने में आती रहती है, ये हड्डियों की समस्या है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो कॉमन अगर हम डिजीज़ की बात करें, हड्डियों से संबंधित समस्या की बात करें, तो वो कौन सी है? जी, बढ़ती उम्र के साथ अगर हम देखें तो जो सबसे ज़रूरी या जो सबसे ख़ास पहलू है हड्डी का, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे युवा अवस्था में, खास करके जब हम 30 वर्ष के आसपास होते हैं, हमारी हड्डियों का जो स्टॉक है, बोन स्टॉक जिसे हम बोल सकते हैं, वो पीक पे होता है। सबसे ऊंचाई पे या सबसे स्वस्थ हड्डियां उसी वक्त होती हैं। और उसके बाद से वो धीरे धीरे उम्र के साथ ह्रास होता है उसका। और एक ऐसी अवस्था आ सकती है जब हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाएं कि वो छोटी सी चोट या दिनचर्या के जो भागदौड़ है उसमें ही हड्डी टूट सकती है। तो उस अवस्था को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या आयाम है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जैसा कि ये शब्द ही हमें बता रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोर्स हो जाते हैं हमारे हड्डियों में। थोड़ा सा आप इसकी संरचना बताना चाहेंगे? एक ऑस्टियोपोरोसिस से जो ग्रसित हड्डी है उसकी संरचना कैसी हो जाती है, ताकि लोग समझें कि आखिर ये किस अवस्था में आ जाती है हमारी हड्डियाँ जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो जैसा आपने कहा कि शरीर, शुरू में आपने बताया कि शरीर का जो संरचना है, उसका जो मेन ढांचा है वो स्केलेटन है, यानी हमारी हड्डियां हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह हड्डियों का जो बनावट होता है उसमें हम 2 भाग समझते हैं। तो जो बेसिक ढांचा है हड्डी का, वो प्रोटीन से बना होता है। और उसमें मजबूती प्रदान करते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट है। तो ये वो मिनरल्स हैं या धातु हैं जो जाकर जमते हैं और उसकी वजह से हड्डियाँ
अपनी मजबूती हासिल कर पाती हैं। तो अगर जैसे बढ़ते उम्र के साथ प्रोटीन की कमी होना और तो उसकी उस वजह से, या फिर अगर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल रहा है जो हमारे डाइट से यानी खान पान से ही मिलता है, या विटामिन डी की कमी हो जाना जिससे कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में शरीर नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इन सब कारणों से जो हड्डी का घनत्व होता है वो कम होने लगता है और वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां फिर फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूटना लाजमी हो जाता है और उस अवस्था को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये बहुत सारे आपने यहाँ पे कुछ लगा रखे हैं, हड्डियां हैं ये मेरे ख्याल से, क्या है डॉक्टर साहब? ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल हैं इनके। किस चीज़ का मॉडल है ये हमारे कुल्हे का जोड़ का है। अच्छा। और पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक साधारण अपने कुल्हे का ही ये मॉडल है, बट इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ नॉर्मल सा बोन या हड्डी में अगर कुछ इस तरह से छिद्र होते हैं। अच्छा। और ये एक नॉर्मल हड्डी की निशानी है, बट यही छिद्र जब बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से छिद्र बड़े हो जाते हैं और खोखले हो जाते हैं, तो इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। और ये मैंने जानबूझकर ये उदाहरण के तौर पे रखा है क्योंकि ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में जब ऑस्टियोपोरोसिस चरम पे होती है तो उस स्थिति में अक्सर लोगों को ये कुल्हे की हड्डी टूटने की संभावना और समस्या ज़्यादा होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में कुल्हे और कलाई की हड्डी ये तो सबसे ज़्यादा टूट सकती है और उसको लेके मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल में भी या अधिकांश मरीज इसी समस्या के साथ हड्डी विभाग में आते हैं। जी बिल्कुल। और ये सब जो आप बता रहे थे ये जी, तो जैसे ये कुल्हे का एक और मॉडल है जो हम समझने की कोशिश करें कि हमारा जो कुल्हा होता है वो एक कटोरी नुमा उसका एक भाग होता है जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, और ये जो दूसरा जो जांघ की हड्डी का ऊपरी सिरा है जिसका एक सर होता है जिसे हम हेड बोलते हैं, और ये भाग नेक या गर्दन होती है। तो ये दोनों कटोरी और सर या गोला मिलकर ये जोड़ बनाते हैं, तो ये एक स्वस्थ जोड़ के तौर पे इसे हम समझें। अब जैसे मैं बता रहा था कि उम्र के साथ आर्थराइटिस इस जोड़ में भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस तो मैंने उसका जिक्र किया ही, जिसके साथ आपने एक नमूना भी दिखाया। जी, तो जैसे ये अगर हम दूसरा एक और मॉडल देखें तो इसमें थोड़े से बदलाव हैं, जिसमें अब जो इसका चिकनापन है वो जा रहा है और ये अब खुरदरा सा हो रहा है। तो जैसे कार्टिलेज हम लोग बोलते हैं जो स्मूथनेस या चिकनाहट बना के रखता है, और जोड़ों का एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रीज या उसमें जो कमी आ रही है जी। तो ये हमारा शुरुआती आर्थराइटिस कुछ ऐसा ही हमारा जोड़ हो जाता है, और जब यही आर्थराइटिस बढ़ते बढ़ते ज़्यादा कार्टिलेज और जोड़ को डैमेज कर देगा तो ये कुछ इस तरीके का हमारा तो पूरी तरह से जोड़ हो जाता है। जी, फिर वैसी स्थिति में फिर जोड़ बदलने का एक विकल्प रह जाता है अगर तकलीफ़ ज़्यादा है मरीज़ को, तो कुछ इस तरह से हम उसको समझें कि ये कृत्रिम फिर हम कटोरी और ये गोला, ये रिप्लेसमेंट की बात आप बता रहे हैं। रिप्लेसमेंट, तो ये स्टेम ऐसे ये जांघ की हड्डी में चली जाती है और फिर ये हमारा जोड़ पुनः वापस में जैसे था। जी, कोरोना तो अभी गया नहीं है। कोरोना अभी भी है हमारे समाज में, थोड़ा बहुत संख्या आगे पीछे होते रहता है, लेकिन एक समय था, एक फेज़ था जब बहुत ही बुरी तरह से इसका संक्रमण था और स्टेरॉइड का काफ़ी इस्तेमाल उस समय हुआ था। आप उस समय की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो स्टेरॉइड कई और कारणों से भी लोग लेते हैं, जैसे जिनको दमा की शिकायत है, अस्थमा है, या COPD जिसे हम बोलते हैं, दूसरी एक तरीके का सांस की समस्या है, या फिर चर्म रोग में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह कई इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जैसे गठिया है कई प्रकार के, या फिर किन्हीं और कारणों से हमें स्टेरॉइड देना पड़े जिस मरीज को, उनमें फिर ऑस्टियोपोरोसिस समस्या आ जाती है। इसी तरह थायराइड की समस्या जिन मरीजों में है, चाहे वो थायराइड की कमी हो, हाइपोथायराइडिज्म, या कुछ लोगों में थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म भी होता है, उनमें भी ये ऑस्टियोपोरोसिस समस्या आ सकती है। साथ में जो लोग कीमोथेरेपी पे हैं, जिन कैंसर का इलाज की वजह से कीमोथेरेपी पे हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाता है। और साथ ही साथ कई और दवाइयाँ हैं जैसे थायाजाइड्स हैं, डायरेटिक्स हैं, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में इस्तेमाल होती हैं, उसमें भी आपको
ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बिल्कुल दवाइयों और की वजह से आ ये सकती जो जिन दवाइयों का नाम आपने लिया है डॉक्टर साहब, तो ये तो नेचुरली चिकित्सक ही सजेस्ट जी, करते हैं, जी। तो उसके कोई विकल्प नहीं होते होंगे, ये साइड इफ़ेक्ट्स मतलब चलना ही है। जी, इसमें कई बार ये मैं कहूँगा कि चिकित्सक के तरफ से भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो मरीजों को इस विषय पर सेंसिटाइज करें, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें शिक्षित करें कि ये संभावनाएं हैं, ये दवा है। और जहाँ संभव अगर लंबे समय तक उसका विकल्प हो तो उस पर जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जो ऑस्टियोपोरोसिस में जिसका एक अहम भूमिका है, और वो है धूम्रपान और शराब सेवन। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी जो हमारे जो भी हम लोग खाते हैं फास्ट फूड हैं जी, तो ये सब चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए, और ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जा सकती हैं। साथ ही एक और चीज़ जो हमारे समाज में बहुत कॉमन है, लोग छोटे छोटे बातों पे गैस की दवाइयाँ बहुत लेते हैं। तो जिसे हम PPI बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, नाम मैं नहीं लूँगा, बट वो काफ़ी ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है और लोग उसका कई बार दुरुपयोग करते हैं जी, तो सालों साल। तो ये एसिडिटी कम कर कर ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम कर सकता है। और लंबे समय तक अगर आप गैस की दवा या एसिडिटी की दवा लंबे समय तक लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि फिर आप ये ऑस्टियोपोरोसिस को न्योता दे रहे हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और निश्चित तौर पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें आप कम चलते फिरते हैं या आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते या कोई आप किसी तरह की खेल कूद की गतिविधि में नहीं है, तो भी आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, मतलब खान पान शुरू से सही रहना चाहिए, कोई भी ऐसी आदत हमें ना पाले जो ऑस्टियोपोरोसिस को दावत दे। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम भी हमेशा भी कहते हैं कि किसी ना किसी रूप में व्यायाम को अपने लाइफस्टाइल में रखना ही चाहिए। लेकिन कई बार डॉक्टर साहब जब जोड़ों के दर्द जब शुरू होते हैं, चाहे वो नीज के हों, हर जगह कोई भी जोड़ की बात अगर हम करें, तो उस वक्त एक्सरसाइज में लोग प्रॉब्लम बताते हैं जी। तो ऐसे में किस तरह की एक्सरसाइज करने की आप सलाह देंगे या किस तरह की एक्सरसाइज न करने की आप बात करेंगे? जी, तो ये जैसा आपने बताया जोड़ों का दर्द या जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं मेडिकल भाषा में, ये कई कारणों से हो सकता है। तो अगर किसी भी जोड़ में आपको दर्द की परेशानी जिस उम्र के पड़ाव में भी हो रही हो, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी विशेषज्ञ से मिलें, जो आपके जनरल फिजिशियन भी हो सकते हैं शुरुआती फेज़ में, और बाद में चलकर अगर उन्हें ज़रूरत जी विशेषज्ञ तो ऑस्टियो विशेषज्ञ से मिलें। और ये आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा जो ऑस्टियो आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, तो ये बढ़ते उम्र की वजह से होता है। उसके अलावा चोट लगने की वजह से, अगर आपके जॉइंट जोड़ के कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं या उनमें कोई टेढ़ापन या विकार ऐसा आ गया है जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपके किसी एक भाग में जोड़ के ज़्यादा दबाव या ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता हो, तो वो जल्दी घिस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको हो रहा है तो कुछ बुनियादी जांच के बाद, खास करके एक्सरे उसमें ज़रूरी हो जाता है। आपके डॉक्टर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बताते हैं तो उसका इलाज फिर उसी हिसाब से होना है। लेकिन इसके अलावा कई और प्रकार के आर्थराइटिस हैं जो कई जोड़ों को एक साथ अटैक करते हैं, जिसमें मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा जैसे रिमोटॉयड आर्थराइटिस है, जिसका अपना एक पैटर्न होता है, जिसमें छोटे जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट, खास करके जो हाथ के आपके जो पहले पंक्ति के जो जोड़ हैं जी, और ये यूजुअली सिमेट्रिकल होता है, यानी दोनों हाथों में एक जैसा होगा। और इसके अपने एक क्राइटेरिया हैं जो स्वाभाविक तौर पे विशेषज्ञ बेहतर समझते हैं। और इसमें ये ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हो सके सही विशेषज्ञ से सही इलाज, सही डायग्नोसिस के बाद आप इसका मतलब जल्दी अगर हम इसको डायग्नोस करते हैं और इलाज शुरू करते हैं तो ये ठीक हो जाती है समस्या। जैसे मैं उसका उदाहरण इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये ठीक नहीं होते, मतलब जीवन काल तक उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। आप दवाइयाँ को सेवन इसलिए करते हैं कि इनसे होने वाले नुकसान कम से कम हो सके या ये बिल्कुल ही आपको उसकी वजह से नुकसान ना हो। तो जितना जल्दी आप इस बीमारी को सही तरीके से इलाज शुरू कराएंगे, आपको उतनी संभावना है कि आप इसके दुष्प्रभाव से या लंबे जिसकी वजह से जोड़ों का खराब होना,
टेढ़ापन या इस हद तक आर्थराइटिक हो जाए जैसे मैंने दिखाया कि रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाए, जी। जोड़ बदलने की नौबत आ जाए, या बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं। हाँ। तो आँख का प्रभावित होना, किडनी है, लंग्स हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जी, तो हार्ट, ये सारे अंग आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसे सिर्फ आप कोई मांसपेशी या जोड़ों की समस्या सिर्फ ना समझें, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। उसके अलावा मैं बोलूँगा और भी कई तरह के गठिया या आर्थराइटिस हैं जो उतने ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं डायग्नोसिस के या इलाज के संदर्भ में। जैसे गॉटी आर्थराइटिस है और यूरिक एसिड, हम सभी जानते हैं यूरिक एसिड को लेके आम पब्लिक में अच्छी खासी बिल्कुल अभी तो जानकारी है लोगों में। जानकारी है जी। हाँ। तो गॉटी आर्थराइटिस एक कॉमन आर्थराइटिस है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने से आपके जोड़ में जो जाकर वो क्रिस्टलाइज करके वो एक तरीके से जाकर वहाँ बैठ जाते हैं और आपके कार्टिलेजेस को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। तो उसका बिल्कुल इलाज अलग हो जाता है। उसी तरीके से सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी हम बोलते हैं, जिसमें कई तरह की और आर्थराइटिस आ जाते हैं, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, सोरासिस जिसको लोग बोलते हैं, जो स्किन की कंडीशन है। उसमें भी जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट या बाद में चलकर हो सकता है। उसी तरह स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है जिसमें एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस एक खास है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डियाँ फ्यूज़ हो जाती हैं या कट जाती हैं। उसमें भी आपके बाकी जोड़ों का आर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा रीटर्स सिंड्रोम है और कई और ये जितने सारे आर्थराइटिस का जिक्र आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये सारे मतलब इनका इलाज तो संभव है ना, अगर लोग इससे ग्रसित होते हैं तो दवाओं के साथ अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें मैं जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है और मैं समझता हूँ अधिकांश इसमें डॉक्टर सहमत होंगे कि लोगों का जो बीमारी के प्रति जो समझदारी या जिसको कहते हैं जितना होना चाहिए उसकी गंभीरता को लेकर वो नहीं है। इसलिए अक्सर लोग या तो बहुत देरी से इलाज के लिए आते हैं या फिर वो कुछ दिनों तक दवा का सेवन करके उसको छोड़ देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें इलाज इस तरीके से संभव है कि आप उसकी होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से जानकर, डॉक्टर के सजेशन को मानकर, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाकर, खान पान में, एक्सरसाइज में, दवाओं में, मतलब हम एक अच्छी लाइफ तो हम स्पेंड कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। इस तरह की समस्या, एक तो पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ऐसी समस्या ना हो, लेकिन उम्र के साथ साथ अगर इस तरह की समस्या बढ़ती है तो हम अपने इसको ठीक भी रख सकते हैं, इसके साथ हम अच्छा जीवन हम जी भी सकते हैं। अच्छा, कई बार आपने कहा कि जैसे धीरे धीरे अगर हम लापरवाही बरतते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर हिप रिप्लेसमेंट जैसी समस्या आती है, या उसके पहले भी कुछ ऑपरेशंस की समस्या हो जाती होगी कि ऑपरेशन करना पड़ता है ऑपरेशन को लेकर। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारी शंकाएं लोगों के मन में होती है। एक तो पहला कि ऑपरेशन के नाम से थोड़ा लोग डरते हैं, ज़रूरी है तो भी आपको मना करते होंगे कि नहीं डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए या कीजिए। ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी शंकाएं मन में लेकर आते हैं। तो आपका अपना अनुभव कुछ हो बताइए हमें। जी बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने कहा कि आर्थराइटिस किस तरह का है और जोड़ जब मरीज आता है तो किस स्थिति में उसके जोड़ हैं, उसी आधार पर ट्रीटमेंट डिफाइन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में या हर स्टेज में हम सीधा या कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देंगे। इसमें आर्थराइटिस के स्टेजिंग होते हैं। तो इसमें अगर हम साधारण तौर पे समझने की कोशिश करें तो कितना कार्टिलेज आपका घिसा है और कितना वो अभी भी स्वस्थ बचा है। तो यूजुअली हम एक्सरे के आधार पर ये निर्धारित कर पाते हैं। और जैसा स्टेज रहेगा, तो जैसे स्टेजिंग में अगर ये दिखता है कि कार्टिलेज कुछ बचा नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में ही फिर रिप्लेसमेंट एक हमारा आखिरी हथियार या आखिरी औचित्य के तौर पे बचता है। उसके पहले कई और तरीक़ों से उस जोड़ को हम बचाने की या जितने दिन तक कामयाब रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें जैसा मैंने बताया, अगर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे इडियोपैथिक ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल रहे हैं, तो उसमें डिजीज़ मॉडिफाइंग ऑस्टियोआर्थराइटिक ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं जो स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी कि शुरुआती स्टेज में काफ़ी कारगर हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें हम दर्द निवारक भी देते हैं, बट दर्द निवारक हम इंडिविजुअल पेशेंट्स के प्रोफाइल को चेक करते हुए और उनमें जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो उस हिसाब से देते हैं। और ये भी ज़रूरी होगा कि
उन जोड़ों से संबंधित जो मांसपेशियां हैं उनका रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज और खिंचाव देकर उनको जितना ज़्यादा हो सके हम जोड़ों के स्वस्थ रखने में या आगे बचा कर रखने में मददगार साबित करें। दूसरा हमारा ये होता है कि कुछ तरह के इंजेक्शंस भी हैं जो हम खास करके घुटने के जोड़ में और कभी कभार हिप जॉइंट यानी कुल्ला और कंधे के जोड़ में भी दे सकते हैं, जिसे हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। ये हाई विस्कोसिटी, ये काफ़ी अलग तरह के पदार्थ होते हैं, तो ये काफ़ी दिनों तक आपके जोड़ों को इनिशियल स्टेज में खास करके जब पेन नहीं होने देते। उसके अलावा अगर विकार आ रहे हैं और ख़ास करके उम्र ज़्यादा नहीं है, जो मैं घुटने के संदर्भ में बोलना चाहूँगा, तो वैसे में हाई टिबियल ऑस्टियोटमी हम बोलते हैं। तो अगर टेढ़ापन आ रहा है तो अगर आप अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं या जो झुकती हुई या जो टेढ़ा होता हुआ जोड़ को आप सीधा कर देते हैं तो भी आप जोड़ की जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑपरेशन सीधे हम लोग रिप्लेसमेंट पे नहीं आते हैं, उसके पहले बहुत सारी कोशिशें होती हैं। एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो बहुत सारे शंकाएं लोगों के मन में रहती हैं कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब हम ये खाएं कि नहीं, वो पिएं कि नहीं, ऐसी बातें होती हैं आपके साथ? जी, ये एक स्वाभाविक सा सवाल है जो मरीज के जहन में आता है। और ऑपरेशन निश्चित तौर पे जैसे हम जब लोग को कभी कभी हल्दी का लेप लगा लेते हैं या फिर चूना लगा लेते हैं या फिर मालिश करवाने लगते हैं या और भी क्या खाएं, दूध पिए कि नहीं, क्या पिए नहीं पिए, तो ये सब कॉमन जो सवालात हैं ये लोगों के जहन में उठते हैं, तो इनका भी आप जवाब दे दें लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ जैसा आपने जिक्र किया कि मालिश या फिर कुछ अन्य तरह के लेप होते हैं, तो ये जो क्रोनिक प्रॉब्लम है, क्रोनिक समस्या जो लंबे समय से हैं, जैसे आर्थराइटिस का दर्द मैंने कहा, इसमें तो ये कारगर है और इसमें मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि ये इफ़ेक्टिव है और करने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो चोट लगता है हमें, जब इंजरी होती है, एक्यूट इंजरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें चोट लग गए या हड्डी चोटिल हुआ हमारा या फिर वो हड्डी टूट जाए, तो वैसी स्थिति में फिर हमें मालिश से बचना चाहिए। और मालिश बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उस स्थिति में फिर आपको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जिसे हम बोलते हैं, यानी मांसपेशियों में हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो आपके लिए घातक हो सकता है और मालिश की वजह से आपके जोड़ और अकड़ने लगेंगे और ये एक नए समस्या से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो कोई जब भी चोट लगे आप बिल्कुल हल्दी, चूने या फिर गर्माहट का प्रयोग ना करें। आइस पैक जिसे हम बोलते हैं घर में आसानी से उपलब्ध है, हमारे फ्रीज़र में होता है, तो बर्फ़ से सिकाई ज़रूरी होगा और उसमें भी कुछ इंटरवल लेना है, लगातार बर्फ़ नहीं सेकना है, नहीं तो फिर उससे कोल्ड इंजरी हो सकता है। तो एक तो बिल्कुल, तो ये जो आम सवालात हैं इसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि फिर इलाज करते करते हम उसको थोड़ा बुरी अवस्था और कर दें। अब चलते चलते बहुत ही थोड़ा सा वक्त बच गया है डॉक्टर साहब, अब कोरोना फिर से एक बार हम देख रहे हैं थोड़ी सी संख्या इसकी बढ़ने लगी है, तो चलते चलते एक बार हम चाहेंगे कि आप कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियाँ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनका जिक्र आप करते चलिए और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जो आप सलाह देंगे एक लाइन में सर आप बताएं लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना अभी गया नहीं है, जैसा हम समझ रहे हैं ये महामारी के तौर पे आया था और अभी भी ये कई स्तर पे आता जाता रहेगा। तो जैसे मास्क है और सामाजिक दूरी, ये समय से समय के अनुसार जैसा भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसका पालन करें। दूसरा ये है कि जैसा हमने देखा है और ये तय हो गया है कि वैक्सीनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, तो वैक्सीनेशन को लेके किसी भी तरह के भ्रम ना पालें। वैक्सीनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हर वर्ग आयु के लिए ये उपलब्ध होने जा रहा है। तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लें, जिस स्टेज में भी आप हैं। अगर आपने दोनों डोज लिया हुआ है तो अब आप प्रिकॉशनरी, जो हमारी मन की बात में लास्ट टाइम प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो आप जाएं और ज़रूर से ज़रूर वैक्सीनेशन लें, निडर होकर लें, बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। और योगा दिवस भी हमने अभी मनाया है, तो योग या किसी अन्य तरह की गतिविधियां ज़रूर करते रहें जिससे आपके हड्डी और मांसपेशियां ठीक रहें। और निश्चित तौर पे संतुलित आहार, जिसमें खास करके कैल्शियम और विटामिन डी चूँकि हमें धूप से आसानी से मिल जाता है, तो धूप का सेवन एक अच्छी इसके लिए स्रोत है, तो उसका करें और निश्चित तौर पे ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हड्डी और मांसपेशियां आपकी ठीक रहेंगी। बिल्कुल,
तो स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए जो भी डॉक्टर साहब ने कहा है उसे आप ज़रूर अपनाएंगे, ऐसी ही हमें आशा है। डॉक्टर साहब आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं, लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।